गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। और रविवार की परीक्षा के लिए काफ़ी बहुत सारा प्रेशर होगा आप लोगों पे। खैर, मैं कल एक वीडियो पोस्ट करूंगा इस पर कि अंतिम समय में आप क्या करें क्या ना करें, क्या रणनीति होनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल के अंतर्गत। तो कल मैं एक संक्षिप्त वीडियो इस पर दूंगा। फिलहाल जो लोग अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं और परीक्षा नहीं दे रहे हैं इस बार, उनके लिए ये सीरीज अनवरत रूप से जो जारी है, उस सीरीज में आज हम लोग चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य की। हमने इसके पहले 3-4 वीडियो डाला है कि मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के लिए जो उपलब्ध स्रोत हैं उन स्रोतों की बड़ी मतलब व्यापक चर्चा किया है ना। तो आज से हम लोग शुरुआत करेंगे उसके राजनीतिक पक्ष के तरफ बात करेंगे। और आइए देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और विदुषार के बारे में आज चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, और आप जानते रहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य निश्चित रूप से मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। और सन तो एकदम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दे रहा हूं मैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे ना, तो मौर्य साम्राज्य ने जिस राजनीतिक सीमा को हासिल किया वो इसके पूर्ववर्ती शासकों ने नहीं किया। क्लियर है? यानी आप ये कह सकते हैं कि सबसे विशालतम साम्राज्य था राजनीतिक केंद्रीकरण का। अगर आप देखेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह केंद्रीकृत शासन या साम्राज्य का मॉडल रोल कहा जा सकता है। मॉडल रोल कहा जा सकता है इसमें। खैर, हम लोग कुछ पहले इंफॉर्मेशन की चर्चा करें और फिर प्रक्रिया की चर्चा करते हैं, कहा जा सकता है। सामान्यतः आप देखेंगे कि एंशिएंट और मिडिवल से पॉलिटिकल कम पूछा जाता है, लेकिन यूपीएससी का पेपर देख लीजिए या यूपीपीएससी का पेपर देख लीजिए, प्रवृत्तियों में अंतर हो रहा है। तो अब हमको, मेरा अपना मानना है कि एकदम रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। कम से कम कॉमन मिनिमम एक बार मेहनत करें। इतिहास, संस्कृति, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर, एनवायरनमेंट, ये सब ऐसे सेक्शन है कि अस्थायी सेक्शन है और एग्जामिनेशन में एक बहुत बड़े भाग को कवर अप करते हैं, इसलिए यहाँ शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको बताऊं, चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में कुछ यूनानी लेखक अलग अलग नामों से इसे पुकारते हैं। जानते रहिए कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या नाम है। जैसे सेंड्रोकोटस, कभी यूनानी नाम देकर के पूछा जा सकता है किसका है। सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, और एक नाम मिलता है सेंड्रोकोप्टस। थोड़ा सा अंतर आप देख लीजिए, सेंड्रोकोप्टस आधा पोटस। सेंड्रोकोप्टस जो है वो नियार्कस कहता है, जो कि खुद सिकंदर का सेनापति था। सेंड्रोकोटस जो शब्दावली है वो एरियन और जस्टिन ने कहा है। एरियन और जस्टिन दोनों ने कहा है। और एंड्रोकोटस वर्ड जो है प्लूटार्क ने किया है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोप्टस ये शब्दावलियां किसके लिए प्रयुक्त हैं, तो निश्चित रूप से जानते रहिए यह चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त है। आइए जरा हम वो परिदृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं आपको, जो जिस परिदृश्य की बात हुई थी कि जिसमें आपने देखा कि किस तरह से मगध महाजनपद का उदय हो रहा था। वो प्रक्रिया याद है आपको। नंदों तक अगर आप देखेंगे
वो सारी कहानियां सुनते जाइए और पॉइंट में बिंदुवार चीज़ों को लिखते जाइए। मगध को केंद्र बना करके आपने देखा था कि किस तरह से ये सुदूर दक्षिण वाला पार्ट छोड़ दीजिए तो अवंती, गांधार, सौराष्ट्र, ये सारा जो पोर्शन है धनानंद के समय तक, इस समय जो शासक था वो कौन था? धनानंद था। मगध महाजनपद का उदय हो रहा था और उधर सिकंदर के आक्रमण के बाद आपने देखा कि ये जो छोटे छोटे राज्य थे वो आप ये कह सकते हैं कि 4 प्रमुख राज्यों में बढ़ चुके थे, है ना? क्लियर है? और इन्हीं दोनों प्रक्रिया का एकीकरण करके, यूनिफिकेशन करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आप जानते हैं एक पहलू की हम लोग चर्चा करते हैं, बिंदुवार यहाँ लिखते हैं और चर्चा करते हैं, जहाँ लिखने की जरूरत होगी वहाँ हम आपको बताएंगे। एक तो आप देखेंगे चाणक्य और धननंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, प्रकरण। ये पूरी कहानी आप जानते हैं, मैं यहाँ पे केवल उस कहानी को कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये कहानियां जानना भी आवश्यक है, जो हमारी संस्कृति का पार्ट है। चाणक्य या विष्णुगुप्त आप जानते हैं तक्षशिला का आचार्य था और राजनीति विज्ञान का बहुत बड़ा शास्त्री था, प्रणेता था, वो बहुत ही बड़ा जानकार था। और तक्षशिला से वह मगध महाजनपद आया, जो आपके चक्कर में कहा तो ये जाता है कि कुछ ब्राह्मणों ने ही उसे उकसाया कि वो जाए। क्यों? क्योंकि धनानंद क्या था कि उसके बारे में एक कहावत थी कि वो जो है कुरूप लोगों की बड़ी बेइज्जती किया करता था, और चाणक्य निश्चित रूप से काला रंग का चेहरा और उस पे चेचक के दाग, है ना, यानी देखते ही दिन में बच्चे डर जाएं, इस तरह की कुछ पर्सनालिटी थी। और कहा जाता है कि चाणक्य जब आया यहाँ पे विष्णुगुप्त मगध महाजनपद के दरबार में, तो क्योंकि उस समय धनानंद नहीं था, लोगों ने उसको नौकरी के उस पर रख लिया। और बाद में जब धनानंद से उससे मुलाकात हुई तो धनानंद ने विष्णुगुप्त की काफी वो किया, क्या कहते हैं कि बेइज्जती की। और अंत में उसी समय उसने शिखा खोला और कहा कि जब तक हम इस नंद वंश का विनाश नहीं कर देंगे तब तक हम इस शिखा का श्रृंगार फिर से नहीं करेंगे। ये कहानी आप खूब जानते हैं। और यहीं से वापस होते हुए जब आया तो रास्ते में उसे मिला कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की भी कहानी आपको जानने की जरूरत है। वास्तव में चंद्रगुप्त जो था वो जो पिप्पली वन के मौर्य हैं, गोरखपुर के पास है ये पिप्पल वन के मौर्य, कुसमी जंगल जो लोग जानते होंगे गोरखपुर में, पिप्पल वन के मौर्य। मौर्य क्षत्रिय था, मौर्य गांव का था, मोर पालने वालों का था। और चंद्रगुप्त के बारे में पता चलता है कि इसका जो पिता था वो मगध महाजनपद का एक सैनिक था और एक सीमांत युद्ध में वो मारा गया था, है ना। और बाद में क्या हुआ कि स्थिति विपरीत हुई और चंद्रगुप्त मौर्य को उसके माता ने बेच दिया। किसको? एक ग्वाले के हाथों बेच दिया। और जब विष्णुगुप्त से मुलाकात हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य राजकीलम नामक गेम खेल रहा था। राजकीलम की बात यह है कि इसमें एक व्यक्ति राजा हो जाता है और लोग उसके सामने समस्या लेकर के आते हैं और वो उसका समाधान करता है। और जब यह खेल खेल रहा था उसी समय चाणक्य ने इसको देखा और उसको लगा कि हाँ, वास्तव में जो है ये हमारे सपनों का वो हो सकता है, सही करने वाला हो सकता है, पूरा करने वाला हो सकता है। फिर उसको चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कारसार्पण में खरीद लिया। चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा किसने? विष्णुगुप्त ने, या चाणक्य। विष्णुगुप्त और चाणक्य एक ही नाम है। और ले जाकर के फिर तक्षशिला में इसको प्रशिक्षण दिया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला में प्रशिक्षण दिया। और आपको बताऊं, कहा यह जाता है कि इसी प्रशिक्षण के दौरान जब सिकंदर का आगमन हुआ था तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर के पास भेजा था, एक तरह से उसके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए।
और मैं आपको बताऊं कि जस्टिन ने सूचना दिया है, प्लूटार्क ने सूचना दिया है। जस्टिन स्पष्ट रूप से कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को कहा कि उसे मगध पर आक्रमण कर देना चाहिए, क्योंकि मगध का राजा शूद्र है और वह अलोकप्रिय है। कहने का मतलब है कि ये परामर्श सिकंदर को अच्छी नहीं लगी। वैसे भी उसके सैनिक यहाँ से वापस जा रहे थे तो उसको क्यों अच्छा लगेगा। और कहा तो जाता है कि इसको कैद कर लो या मारने या पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो वहाँ से भाग निकला, है ना। तो ये सारी कहानियां हैं। और जब आप जानते हैं कि सिकंदर वापस हो गया व्यास नदी पर, तब जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के नेतृत्व में ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हुई। राइट, अब आइए हम लोग देखते हैं कि वास्तव में यहाँ एक प्रश्न विचारणीय है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की प्रक्रिया क्या थी। मौर्य साम्राज्य के स्थान के निर्माण की प्रक्रिया, जहां तक कहानियां हैं वो कहानियां आप समझते जाइए। निर्माण की प्रक्रिया कैसी रही, समझने की जरूरत है इसको। निर्माण की प्रक्रिया, वास्तव में जब आप महावंश टीका में देखते हैं, एक पुस्तक है बौद्ध ग्रंथ की महावंश टीका में, तो उससे ये संकेत मिलता है कि उसने मगध महाराज जनपद पे एक महावंश टीका की रोटी वाली कथा है। अभी आप कहेंगे कि सर सब आप कहानी ही बता रहे हैं, तो वास्तव में ये कहानियां जानना जरूरी है। महावंश टीका में रोटी वाली कथा है, और जो रोटी वाली कथा है वो क्या है जानते हैं। कहा यह जाता है कि पहली बार मगध पर जब आक्रमण किया चंद्रगुप्त मौर्य और किसने, कौटिल्य ने मिल करके, राइट, तो वहां पे इसको बहुत बुरी तरह से पराजय मिली, और पराजित होकर के चंद्रगुप्त मौर्य और ये चाणक्य वेश बदल करके एक बुढ़िया के घर शरण लेने पहुंचे रात में। और जब भोजन करने की बात आई तो भूख लगी हुई थी, और जो चूल्हे से निकली हुई जो रोटी है उसको बीच से तोड़ने का प्रयास किया, और बुढ़िया ने फिर बहुत हंस के कहा कि तुम भी चंद्रगुप्त मौर्य हुए हो कि बीच से साम्राज्य को लेना चाहते हो। और कहा यह जाता है कि इसके बाद जो है इन लोगों ने योजना बदल दी और सबसे पहले उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की विजय की। देखिए, जो भी हो, चाणक्य जैसे कुशल रणनीतिज्ञ से या कुशल राजनीतिक विचारक से ये गलती हुई हो, इस बात में संदेह है। कभी कभी लोग अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा करके लिखने के लिए भी इस तरह की बातें लिख देते हैं। ऐसा लगता है कि वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रयास किया होगा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के ही लोगों को, क्षत्रपों को पराजित करने का प्रयास किया होगा। राइट, आपको बताऊं कि कौटिल्य का एक कथन है, स्टेटमेंट है, याद रखने की जरूरत है कि विदेशी शासन, तो आप खुद समझ सकते हैं कि किधर से आक्रमण हुआ होगा। विदेशी शासन अभिशाप होता है, ये खुद का कथन है कौटिल्य का, विदेशी शासन अभिशाप होता है। राइट, और अगर ये मान लीजिए अभिशाप ये कथन है, तो निश्चित रूप से प्रयास करेगा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर ही, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ विदेशी क्षत्रप भी थे, है ना। और यानी इस स्टेटमेंट से और इस पूरी कहानी से ये लगता है कि सबसे पहले अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने काम किया तो वो क्या किया, प्रथम निर्माण की जो प्रक्रिया थी, पहला चरण अगर आप कहें तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों का विलय किया। आपको बताऊं कि पश्चिमी क्षेत्रों का विलय किया, प्लूटार्क बोलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख लोगों की सेना, 6 लाख लोगों की सेना तैयार की। और वास्तव में ये सेना कौन थे, जस्टिन इसे बोलता है डाकुओं का गिरोह, ए बैंड ऑफ रॉबर्स बोलता है। क्यों बोलता है, क्योंकि कौटिल्य ने जो सेना
तैयार की, वो जितने भी लोग थे, चोर थे, म्लेच्छ थे, सभी वर्णों के लोग थे, है ना, उन सारे लोगों को मिला करके एक रखा। और उसको, उसके पास ऑप्शन था कि भाई वैसे तो उसके पास वेतन देने के लिए नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि अगर वो मगध साम्राज्य की स्थापना कर लेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा कि उसे एक अच्छे साम्राज्य, अच्छे सैनिकों की तरह से वेतन दिया जाएगा। और इसीलिए जस्टिन ने इस सेना को क्या कहा है कि ये बैंड ऑफ रॉबर्स था, डाकुओं का। तो फिलहाल उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों का विलय सबसे पहले किया गया, और अंतिम जो शासक था वो था यूडेमस, या अंतिम जो क्षत्रपी था यूथिडेमस, या यूडेमस नाम भी मिलता है। और इसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले क्या किया, यह क्षेत्र अपने आप में जीता, है ना। जस्टिन लिखता है कि सिकंदर के चले जाने के बाद जो है भारतीयों ने दास्ता का जुआ उतार फेंका, और इसीलिए जस्टिन ने क्या कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता भी कहा है, लिबरेटर कहा है। किसने? जस्टिन ने किया है, राइट। और इसके बाद दूसरा जो प्रयास किया वो किया उसने मगध राज्य का विलय। पहला ये प्रयास हुआ, दूसरा जो विलय हुआ आइए देखते हैं, मगध साम्राज्य का विलय। मगध साम्राज्य का विलय, दो तीन चीजें हैं एकदम से समझने की जरूरत है यहाँ पे। मगध महाजनपद कहा जाए, साम्राज्य लिख दिए तो भी कोई गलत नहीं है, मगध साम्राज्य तो था ही। मगध साम्राज्य का विलय, और वास्तव में अगर आप देखेंगे तो हमें मगध साम्राज्य में तीन जो आपको क्या कहते हैं कि सूचनाएं मिलती हैं, वो हैं आपकी उसमें अरे हेमचंद्र की परिशिष्ट परमण, हेमचंद्र का परिशिष्ट परमण, और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। इन दो स्रोतों से हमें ये पता चलता है, ये दोनों द्वितीयक साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन इतना पता चलता है कि धनानंद को उसने पराजित किया, और जो उसका मंत्री था भद्रशाल था, है ना, उसको बाद में प्रशासन में रख लिया गया। और धनानंद को, अलग अलग सूचनाएं हैं लेकिन कहा तो यह जाता है कि धनानंद को बाहर जाने का मौका दे दिया गया। और इस प्रकार आप देखेंगे कि इन दोनों क्षेत्रों पर, यानी जो मगध महाजनपद वाला क्षेत्र था और ये, इन दोनों क्षेत्रों पर विजय करके एक अखिल भारतीय साम्राज्य की, या अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब आप इसे मौर्य साम्राज्य लिख सकते हैं। कुछ और उपलब्धियों की चर्चा हम यहाँ आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि वास्तव में ऐसी उपलब्धियाँ फिर प्राप्त नहीं की गई। तो ये दोनों प्रोसेस हो गया। आइए इसी क्रम में हम लोग अगले चरण में चलते हैं कि नेक्स्ट क्या रहा। तो नेक्स्ट रहा, चलिए नेक्स्ट पेज पे जाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। अगले पेज पे आते हैं, और वो था आपकी पश्चिमी भारत की विजय, पश्चिम भारत की विजय। लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा करना चाहेंगे सेल्यूकस का आक्रमण। सेल्यूकस का आक्रमण ये 306 ईसा पूर्व की घटना है, इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिकंदर के बाद यूनान का जो शासक था वो सेल्यूकस था, उसने आक्रमण किया। वास्तव में जितने भी यूनानी इतिहासकार हैं वो सीधे परिणाम की चर्चा करते हैं, कारण की चर्चा ही नहीं करते। कारण में केवल एथेनियस नाम आता है। एथेनियस ने यह सूचना दी है कि एथेनियस ने कारण बताया है, और इसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार किया और इसलिए यह युद्ध हुआ। फिलहाल यह जो युद्ध है वो एक वैवाहिक संबंध में बदल गया, और वो वैवाहिक संबंध की आपको बताएं इतिहास में काफ़ी चर्चा रही है। तो वैवाहिक संबंध बदला, और वैवाहिक संबंध में क्या हुआ आपको बताऊं, किसी
किसी स्पष्ट साक्ष्य में नाम तो नहीं मिलता, लेकिन किंवदंतियों में नाम मिलता है कि यूनानी राजकुमारी जो हेलेना है, हेलेना का विवाह हुआ, हेलेना का विवाह किया गया। काफ़ी इस पे एक चर्चित कहानियां हैं और निश्चित रूप से कहानियां आपको स्मरण कराएंगी, है ना, इसलिए इन कहानियों का महत्व है, अन्यथा नहीं पूछा जाएगा। मुद्दा ये था कि जब ये वैवाहिक संबंध हुआ तो जो कौटिल्य था, कौटिल्य की इच्छा थी कि हेलेना को पटरानी बनाया जाए, मुख्य रानी बनाया जाए, और चंद्रगुप्त मौर्य अपने मुखिया, अपने जो है क्या कहते हैं कबीले की किसी लड़की से प्रेम करता था और उसे पटरानी बनाना चाहता था, लेकिन गुरु के आदेश को टाल नहीं सकता था। और कहा यह जाता है कि इस आदेश के बाद 2 दिनों तक वो अपने घर से, अपने कमरे से नहीं निकला, लेकिन तीसरे दिन जब वो निकला तो इस के लिए निकला कि वो इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार है। तो आप समझ लें कि क्यों ऐसा कहा गया होगा। निश्चित रूप से इसका राजनीतिक महत्व था, जो वह महत्व जो जिसे चाणक्य ने देखा था। और वैसे भी कौटिल्य को उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों का तो बहुत अनुभव था, तक्षशिला में उसने पढ़ाया ही था, अध्यापन ही किया था। तो निश्चित रूप से हेलेना को पटरानी बनाया गया। और इसी के साथ दहेज में आपको मिला, ये जो यूनानी नियंत्रण में था, एरिया, कई बार आपसे नाम पूछे जाते हैं, आपको याद होना चाहिए। एरिया हेरात को कहा गया, आर्कोसिया, एरिया आर्कोसिया कांधार को कहा गया, जेड्रोसिया काबिल को कहा गया, जेड्रोसिया काबुल, और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो है जेड्रोसिया, है ना, पेरपेनिस डोई, एरिया आर्कोसिया जेड्रेसिया पेरपेनिस डोई, बलूचिस्तान का एरिया है ये, जेड्रोसिया को, और पेरपेनिस डोई जो है ये काबुल का है ना। जेड्रोसिया बलूचिस्तान ऐसे लिख दिया, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए मैं सही कर ही दे रहा हूँ। एरिया आर्कोसिया हो गया, जेड्रोसिया मतलब बलूचिस्तान का एरिया, एकदम क्लियर रखिए, और पेरपेनिस डोई यानी काबुल। और आपको बताऊं कि जो B.A. स्मिथ है वो इस बात को लिखता है कि इससे मौर्य साम्राज्य ने वह वैज्ञानिक सीमा प्राप्त कर ली जिसे मुगल आहें भरते रहे जिसको प्राप्त करने में, और ब्रिटिशर्स भी कभी अस्थायी रूप से प्राप्त नहीं कर पाए। तो ये हेलेना के विवाह के साथ यह क्षेत्र मिला। और कहा यह जाता है कि इसके बाद उपहार में उसने, किसने, 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए। और इसी के साथ एक और नए संबंधों की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि सेल्यूकस का जो राजदूत था मेगास्थनीज, हमने आपको विधिवत चर्चा किया है, मेगास्थनीज राजदूत बन करके आया। और ये पहली बार हमको एक अवसर मिलता है, राजदूत बनकर आया, जिसने इंडिका लिखी। हमने इंडिका पर पूरा एक एपिसोड ही दिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उसे जरूर देखना चाहिए। तो मेगास्थनीज की जो इंडिका बनी वो राजदूत बन करके आया, और इस प्रकार एक नए परिप्रेक्ष्य की शुरुआत हुई। राइट। तो कुल मिलाकर के ये जो विजय थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई चंद्रगुप्त मौर्य के लिए और मौर्य साम्राज्य के लिए। राइट। अगले अगर हम बात करें तो हमें कुछ पश्चिम भारत पर भी विजय के साक्ष्य मिलते हैं। पश्चिम भारत पे और दक्षिण भारत के विजय की बात करेंगे। पश्चिम भारत की विजय की साक्ष्य सबसे बढ़िया रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और आप जानते हो हमने आपको बताया है कि हम लोगों को क्या करते हैं कि हमेशा पुरातात्विक साक्ष्यों पर विशेष बल देते हैं। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वह सौराष्ट्र में है। राइट। सौराष्ट्र प्रांत का इतिहास है। और आपको बताऊं यहाँ पर एक सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है।
लंबी कहानी है, समय समय पे हम लोग चर्चा करेंगे। और वास्तव में इस समय इस अभिलेख से पता चलता है कि यह झील चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी और इस समय उसका जो गवर्नर था वो कौन था? पुष्यगुप्त था। पुष्यगुप्त गवर्नर था। इसका मतलब है कि सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रहा होगा। इसके बाद हम बात चर्चा करते हैं दक्षिण भारत की विजय। और आप देखिए दक्षिण मगध महाजनपद ही अवंती तो विलय हो ही चुका था। अब देखते हैं दक्षिण भारत का जो विलय है, आपको बताता हूं। कर्नाटक से हमें एक साक्ष्य मिलता है। कर्नाटक में श्रावणबेलगोला में, बताता हूं कहानी। श्रावणबेलगोला, आप जानते हैं कि अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन बन गया था। श्रावणबेलगोला चला गया और वहाँ पर उसने सल्लेखना से प्राण त्याग दिया। 2-3 चीज़ें यहाँ पर विचारणीय हैं। सल्लेखना से प्राण त्याग दिया। पहली चीज़ तो जो जैन ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा और फिर इसी अकाल की वजह से उसने अपने पुत्र के पक्ष में राजगद्दी छोड़ करके वो स्वयं अपने गुरु के साथ चला गया। कहाँ पे? दक्षिण भारत में चला गया और वहीं पर उसने सल्लेखना जैन धर्म में हम आपको बताएंगे तपस्या के द्वारा प्राण त्याग करने की कथा को कहते हैं। और आपको बताऊं यहीं श्रावणबेलगोला कर्नाटका में एक मंदिर मिलता है, चंद्रगुप्त बस्ती उसका नाम ही है। क्या नाम है? चंद्रगुप्त बस्ती। और ये एक छोटा सा मंदिर माना जाता है, चंद्रगुप्त बस्ती। श्योर है? तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि जो अकाल पड़ने वाली बात है वो तो प्रमाणित नहीं होती, लेकिन इससे ये संकेत मिलता है कि अंतिम समय में ये दक्षिण भारत गया होगा। और जाहिर सी बात है अगर कोई शासक कहीं अंतिम समय में चुनने का निर्णय लेता है तो वो क्या है अपने ही राज्य में लेगा। और इस तरह से आप ये मान सकते हैं कि दक्षिण भारत का विलय भी आप ये कह सकते हैं कि इसके समय में रहा। यानी कुल मिलाकर के चंद्रगुप्त मौर्य को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उसने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। राइट, ये रहा ही उसके बाउंड्री। और अब भी आप देखें तो सुदूर दक्षिण छोड़ दिया जाए और पूर्वोत्तर क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। राइट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। राइट, कल आप लोग T20 सीरीज के लिए तैयार रहिएगा। वैदिक युग पे सेकंड T20 सीरीज होगा। हालांकि जो बच्चे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं संडे के एग्जामिनेशन के लिए वो बाद में भी इस चीज़ को ओपन सीरीज को देख लें, लेकिन जो हमारे न्यू कमर्स हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि शुरू से लेकर के यानी इतिहास कैसे पढ़ें से लेकर के हमने यहाँ तक एक धारावाहिकता में एक क्रम में चीज़ों को काफ़ी डिटेल से चर्चा किया है। और इन्हीं मुद्दों पर हम T20 सीरीज ले आते हैं कि आप अपने ज्ञान को, समझ को चेक कर लें। इसके साथ आपको केवल पढ़ना है NCERT की किताबें पढ़नी है ना। और एक और सूचना कि हमने UPSC के लिए 2021 के लिए और UP 2020 के लिए एक पेड बैच ऑप्शनल का शुरू किया है और उसमें 4-5 कक्षाएं, 6 कक्षाएं हो भी चुकी हैं। तो वो बैच भी चल रहा है और आप लोग चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस शौर्य एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए और इतिहास के समझ को बढ़ाने के लिए एक आंदोलन के रूप में अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।